अस्सलाम वालेकुम क्लास। इससे पहले मेरा एक लेक्चर हो चुका है एडवांस कॉन्सेप्ट्स ऑफ नर्सिंग का। और उसमें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे उसके कुछ कंपोनेंट्स। उसके बाद फिर मैंने लेक्चर इसलिए लिया क्योंकि हमारे जो एडमिशन्स थे वो ऑनगोइंग थे। और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर मैं इसको ऐसे ही आगे कंटिन्यू करती रहती तो जो बच्चे अभी आए हैं उनके लिए फिर प्रॉब्लम हो जानी थी दोबारा से पिछला पढ़ना, क्योंकि नर्सिंग प्रोसेस एक ऐसा टॉपिक है और कॉम्प्लेक्स। अगर आप इसको नहीं पढ़ेंगे तो आपको एनसीपी किस तरह से बनानी है, उसके कंपोनेंट्स को किस तरह से उसमें इनकॉर्पोरेट करना है, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो लेट्स स्टार्ट। माय नेम इज मार्शला परवेज एंड आई एम अ nursing lecturer. I've done generic BSN from Wa Medical College, and after that, I've completed my 1 year internship from PF Hospital, and soon after that, I've joined Qaidi Azam International Hospital. I was working there in cath lab for 6 months as an RN, and then I started working in National Excellence Institute, and it's been 1 year that I'm here and teaching you guys. So, I'm gonna teach you. The subject is Advanced Concepts of Nursing, in short ACN. और इसका करिकुलम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें आपके टोटल 11 यूनिट्स हैं। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम टुडे and we are going to start the number one, that is overview of nursing process and overview of NENDA. So I've already shared all the PPTs, and I hope you have guys read it. Okay, NENDA क्या होता है? The North, N for North, A for American, N stands for nursing, D stands for diagnosis, and A stands for Association International. ठीक है? The North American Nursing Diagnosis Association International, NANDA 1, is an organization that develops and standardized nursing diagnosis established in 1982. उन्होंने सिंपल बताया कि तो जो नैंडा है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने डेवलप किया और स्टैंडर्डाइज किया किसको, नर्सिंग की डायग्नोसिस को। मतलब उन्होंने बनाया, और इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, 1982 में। इट एम्स टू इम्प्रूव नर्सिंग केयर क्वालिटी थ्रू एक्यूरेट डायग्नोसिस एंड डॉक्यूमेंटेशन। मतलब जो हमारी नर्सिंग की क्वालिटी है, केयर का जो हमारा एक निज़ाम चल रहा है, उसको, उसकी क्वालिटी को और इम्प्रूव करती है किसके जरिए, एक्यूरेट डायग्नोसिस के जरिए और उसकी डॉक्यूमेंटेशन के जरिए। क्योंकि अगर हम पेशेंट की जब केयर हम करते हैं तो बहुत सारी उसमें बीच में ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। बहुत सारे ऐसे पार्ट्स होते हैं जहाँ पे हमें बहुत ज्यादा ऐसे एक्यूरेटली उसको कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ती है। तो सर नंबर वन पॉइंट ही हमारा डायग्नोसिस होता है। अगर हम पेशेंट को डायग्नोज ही अच्छे से नहीं करेंगे और उसके जो साइन एंड सिम्टम्स हैं या जो उसके करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो उसकी आउटकम्स हैं, अगर हम उसको डॉक्यूमेंट ही ठीक से नहीं करेंगे तो आगे इसका जो केयर का प्लान है वो सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। इसके कुछ की फीचर्स होते हैं। नंबर वन इज स्टैंडर्डाइज्ड टर्मिनोलॉजीज। मतलब जब हम डायग्नोसिस बनाते हैं हमें कुछ ऐसी स्टैंडर्डाइज टर्मिनोलॉजीज यूज करनी चाहिए जो कि हेल्थ के प्रोफेशनल्स को कम्युनिकेट करने में भी प्रॉब्लम ना हो, उनकी कम्युनिकेशन इजीली हो सके। फॉर एग्जांपल अगर कोई डॉक्टर फर्स्ट फ्लोर पे या सेकंड फ्लोर पे और वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू हैवी वर्कलोड, तो ये नर्सिंग जो हमारे पास एनसीपीज होती हैं या जो पेशेंट का डाटा रिकॉर्ड होता है हम उसके थ्रू जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन उनकी जो होती है वो इजी हो जाती है। वो एक दूसरे के साथ अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं कि ये पेशेंट है, इसकी ये डायग्नोसिस है, इसके ये रिस्क फैक्टर्स है, इसके ये साइन एंड सिम्टम्स है, इसकी ये पॉसिबिलिटीज आ रही हैं। और वो हम एक पेपर पे लिख के वो हम उनको आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, और जो दूसरा हेल्थ के प्रोफेशनल जो दूसरी जगह पे बैठा है वो सिर्फ उन्हीं चीजों को पढ़ के उसको क्लियर हो जाता है कि अच्छा, मतलब दूसरा डॉक्टर इस पेशेंट का जो ओवर दे रहा है या उस पेशेंट के बारे में जो बताना चाह रहा है वो सिंपली ये है। तो इट प्रोवाइड्स अ कॉमन लैंग्वेज फॉर नर्सिंग डायग्नोसिस। मतलब कि जो एनसीपी है वो एक कॉमन लैंग्वेज प्रोवाइड कर देती है इन टर्म्स ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस। वो एक नर्सिस की एक अपनी लैंग्वेज बन जाती है एनसीपी, नर्सिंग डायग्नोसिस, जिसमें वो प्रोवाइड करते हैं। और ये क्या करती है, इनेबलिंग क्लियर कम्युनिकेशन अमंग हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। वही जो अभी मैं आपको समझा चुकी, सिंपल वही उन्होंने बताया। सॉरी। नंबर सेकंड इज
स्ट्रक्चर ईच डायग्नोसिस इंक्लूड, हर डायग्नोसिस के ना एक स्ट्रक्चर होता है, मतलब उसका एक स्ट्रक्चरल पैराग्राफ होता है कि उसमें हमने पहले लाइन में हमने क्या बताया, उसकी दूसरी लाइन में हमने क्या बताया, तीसरी लाइन में क्या, इस तरह उसका एक पूरा स्ट्रक्चर होता है। जिस तरह हम पैराग्राफ लिखते हैं तो हमें पता है कि पहला फर्स्ट पैराग्राफ में हमने उस टॉपिक सेंटेंस के बारे में इंट्रोडक्शन देना है, देन उसको एक्सप्लेन करना है, टाइप्स बतानी है, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है। इसी तरह एनसीपी में भी यही होता है, इसका एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें सबसे पहले हम लेबल करते हैं, जिसको हम कहते हैं डायग्नोसिस। मतलब एक पेशेंट आपके साथ आया है, आरटीए के साथ हमने बताना है कि पेशेंट को क्या है, एक्यूट पेन है। उसके बाद हमने उसको डिफाइन करना है, उस एक्यूट पेन को डिफाइन करना है कि जो वो पेन है वो एग्जरबेटिंग है, वो शार्प पेन है, वो स्पिनिंग पेन है, वो किस तरह की स्टैबिंग पेन है, वो किस तरह की पेन है, उसको बताना है। फिर उसकी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स को और इनहेंस करना है, हमने साइन एंड सिम्टम्स बताने हैं कि पेशेंट को पेन हो रही है, उसको शूटिंग पेन हो रही है, लेफ्ट आर्म में हो रही है, और उसके साथ उसके एसोसिएटिव साइन एंड सिम्टम्स कौन से हैं, फिर ऐसे कौन से उसके फैक्टर्स हैं, उसको ब्लीडिंग हो रही है या उसकी साइनोसिस हो गया या कुछ भी ऐसे आपके विजिबल साइन एंड सिम्टम या उसके कॉजेज या कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स होते हैं, फिर हम उनको इनपुट कर देते हैं। फिर उसके बाद वहाँ पर रिस्क फैक्टर्स आ जाते हैं कि मतलब उसके बाद लाइकलीहुड ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जो इसके साथ हो सकती हैं। तो ये एक पूरा डायग्नोसिस बनाने का एक पूरा स्ट्रक्चर होता है जिसको आप आगे। सॉरी, आई थिंक बीच में कुछ डिस्टरबेंस आ गया, लेट मी क्लियर इट आउट। नेक्स्ट वी हैव टाइप्स ऑफ डायग्नोसिस, नंबर 3 पॉइंट है टाइप्स ऑफ डायग्नोसिस। हमारे पास जो डायग्नोसिस होती हैं उसकी टाइप्स होती हैं। जो एक आती है आपकी नंबर 1 जो डायग्नोसिस होती है वो आपकी एक्चुअल डायग्नोसिस होती है, रिस्क डायग्नोसिस होती है, हेल्थ प्रमोशनल डायग्नोसिस होती है, और सिंड्रोमिक डायग्नोसिस होती है। एक्चुअल डायग्नोसिस जो होती है वो करंट प्रॉब्लम्स पे बनती है। ठीक है, करंट प्रॉब्लम, करंट हेल्थ केयर प्रॉब्लम्स और कंडीशंस दैट पेशेंट इज एक्सपीरियंसिंग, मतलब एट द टाइम ऑफ पेशेंट इज प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ यू, उस टाइम पे जो उसकी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो उसको हो रही होती हैं, हम ये जो एक्चुअल डायग्नोसिस होती है हम उसके ऊपर बनाते हैं। इसमें आपकी जो डायग्नोसिस होती है, फॉर एग्जांपल आप बना ले इम्पेयर्ड मोबिलिटी है, तो उसके जो रिलेटेड फैक्टर्स आप लिखेंगे वो क्या, क्यों उसको इम्पेयर्ड मोबिलिटी है, उसको मस्कुलोस्केलेटल कोई इंजरी हुई हुई है उसकी वजह से उसको इमोबिलिटी हो रही है। और फिर हम उसके बाद उसके कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं, जो साइन एंड सिम्टम्स है वो क्यों बनाएंगे कि इम्पेयर्ड मोबिलिटी है तो उसकी जो रेंज ऑफ मूवमेंट है वो डिक्रीज हो गई है। ठीक है, या उसको चलने फिरने में डिफिकल्टी आ रही है, और रिलेटेड क्यों टू है, क्यों हो रहा है ये सब कुछ, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा पेन हो रही है। सेकंड वी हैव रिस्क डायग्नोसिस। ये क्या करती है, ये रिकग्नाइज करती है पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम्स को दैट could develop if no preventive action is taken, मतलब जो एट द टाइम ऑफ उस पे मोमेंट पे हम उसको प्रिवेंटिव एक्शंस नहीं प्रोवाइड कर सकते, ऑब्वियसली कोई ना कोई तो उसका डीप डाउन कुछ ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है ना जिसको लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट की जरूरत है। तो इसमें हम क्या बना सकते हैं, रिस्क फॉर इन्फेक्शन, मतलब पेशेंट बहुत ज्यादा पेन में है, स्वेलिंग है, या कुछ उसका बहुत ज्यादा जो उसके सैम्पलिंग हमने करवाई है, जो भी हमने उसको देखा है वो बहुत प्रॉब्लम हो रही, मे बी शायद उसका कोई ऑपरेशन हुआ हो तो उसका जो इंसिजनल साइट है उस पे इन्फेक्शन हो गया होगा, तो हमने उसको लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट प्रोवाइड करनी। तो हम इसमें रिकग्नाइज करते हैं कि इन सब चीज़ों की वजह से कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उसको पोटेंशियल प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं। ठीक है, तो इसमें रिस्क फॉर इन्फेक्शन कर सकते हैं, और उसकी जो फैक्टर्स हो सकते हैं वो मैंने ऑलरेडी बता दिया है, सर्जिकल इंसिजन हो सकती है, इम्यून रिस्पॉन्सेज डिलेड हो सकते हैं, वो सब चीज़ें। उसके बाद वहाँ पर हेल्थ प्रमोशनल डायग्नोसिस आ जाती है जो कि फोकस करती है इम्प्रूव ऑन वेल बींग, मतलब कि focuses on the patient's desire or readiness to improve their well-being and achieve higher level of health।
मतलब अगर पेशेंट किसी भी प्रॉब्लम से मतलब गुजर रहा है, उसका वेट ज्यादा हो गया या वेट कम हो गया, या वो उसको एनजाइटी है, डिप्रेशन है या कुछ भी है, और अगर वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के पास आया है ट्रीटमेंट लेने के लिए, तो हम उस चीज को फोकस करेंगे कि वो रेडी है उस चीज को अपने अपने अंदर से निकालने के लिए। तो हम इसमें क्या अपनाएंगे, फोकस ऑन इम्प्रूविंग द वेलबींग। इसमें सिर्फ यही एग्जांपल्स नहीं है, और भी बहुत सारी एग्जांपल्स आ सकती है। वो मैंने नेंडा की जो नर्सिंग डायग्नोसिस की लिस्ट अब ऑलरेडी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। आप उसको पढ़िएगा ताकि आप लोगों को ना और ज्यादा इसमें समझ आ जाएगी। इसमें क्या हो सकता है, इसमें आपके जो डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स आ सकते हैं ना, वो आ सकते हैं कि एक्सप्रेसेस द इंटरेस्ट इन लर्निंग अबाउट बैलेंस्ड डाइट एंड वेट मैनेजमेंट। मतलब बहुत ओबीस पेशेंट है लेकिन अभी उसको अपना वेट कम करना है, तो वो उस चीज के बारे में पहले वो नॉलेज लेगा, मतलब अपने आप को रेडी करेगा। जब वो अपने आप को रेडी करेगा उसके अकॉर्डिंगली फिर हम उसकी ट्रीटमेंट प्लान बनाएंगे। उसके बाद लास्ट वन हमारे पास आ जाती है सिंड्रोमिक डायग्नोसिस, क्लस्टर ऑफ रिलेटेड डायग्नोसिस। मतलब इसमें वो है कि जिसके कोई स्पेसिफिक एक डायग्नोसिस नहीं हम बना सकते, इसमें बहुत बार मल्टीपल फैक्टर्स आ जाते हैं जिनको हमने फोकस करना होता है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, क्लस्टर ऑफ रिलेटेड डायग्नोसिस refers to a cluster of related nursing diagnoses that occur together due to a specific event or situation। ये आपकी ना पोस्ट ट्रॉमा सिंड्रोम में भी आ सकते हैं, पोस्ट ओप वाले पेशेंट्स में भी आ सकते हैं, जिसमें किसी भी एक ही चीज की वजह से बहुत सारे आपके पास ना फैक्टर्स इकट्ठे हो गए और उसकी वजह से आपको उसके ऊपर डायग्नोसिस बनानी है। इसमें आपका कार एक्सीडेंट भी आ जाते हैं, और इसके जो आपके करेक्टरिस्टिक्स आप उसमें लिखेंगे, उसमें आप लिख सकते हैं उसको फ्लैशबैक्स आ रहे हैं, उसकी बिहेवियरल प्रॉब्लम्स उसको जनरेट हो रही हैं, डिफिकल्ट उसको स्लीपिंग प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो ये डिफरेंट डायग्नोसिस आप बना सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नंबर 4 पॉइंट इज यूजेज। हम इसको यूज कब करते हैं, प्रमोट्स द क्रिटिकल थिंकिंग एंड एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। ऑब्वियसली हमने पेशेंट को एक क्वालिटी केयर प्रोवाइड करनी है, तो हम ये सारे स्टेप्स इसलिए फॉलो करते हैं कि हमारे पास जो क्रिटिकल थिंकिंग है नर्सिस की, हम उसको इन्हांस कर सकें। और वो जो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस है, मतलब हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट एविडेंसेस हैं और उसकी बेस पे हम पेशेंट को केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये हमें एक वो तरीका बताती है। फिर ये गाइड करती है प्लानिंग एंड इंश्योर्स कंसिस्टेंसी इन नर्सिंग डॉक्यूमेंटेशन ग्लोबली। मतलब ये हमें गाइड करती है कि ग्लोबली जो एक डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है उसको कैसे इनहेंस करना है और उसको किस तरह से फॉलो करना है, बाय इंटीग्रेटिंग द नर्सिंग प्रोसेस एंड नैंडा वन डायग्नोसिस नर्सिस डिलीवर्स करते हैं। सिंपल वही बता दिया कि जब हम इसको फॉलो करते हैं और इस सारे प्रोसेस को हम अपने केयर प्लान में या अपनी नर्सिंग केयर क्वालिटी में इंटीग्रेट करते हैं, तो जो हमारे पास नर्सिस जो होती हैं वो क्या कर सकती हैं, वो डिलीवर कर सकती है एक प्लान स्ट्रक्चर्ड एविडेंस बेस्ड पेशेंट केयर प्रोवाइड कर सकती हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है द टॉपिक इज नर्सिंग प्रोसेस। अब प्रोसेस क्या होता है, इट इज अ सीरीज ऑफ प्लान्ड एक्शंस और ऑपरेशंस डायरेक्टेड टुवर्ड अ पर्टिकुलर रिजल्ट और गोल। ऑब्वियसली प्रोसेस का मतलब ही होता है एक प्रोसेस के थ्रू हम चलते हैं, और उस प्रोसेस में हमारे पास क्या आ जाते हैं, हम एक प्लानिंग जनरेट करते हैं, फिर हम उस प्लान पे अपने एक्शंस को डालते हैं, और एक्शंस के बाद हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। मतलब डिफरेंट ऑपरेशंस होते हैं, डिफरेंट कमांड्स होती हैं, डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं, डिफरेंट चीजें होती है जिनके साथ हम मिलके हम इस चीज के ऊपर काम करते हैं, और उसके बाद हमारे पास एक पर्टिकुलर रिजल्ट या एक गोल नजर आ जाता है जो हमने एंड में कंप्लीट करना होता है। द नर्सिंग प्रोसेस इज अ सिस्टमैटिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है नर्सिंग प्रोसेस की, अगर आपके एग्जाम में आती है तो आपने यही वाली लिखनी है, द नर्सिंग प्रोसेस इज सिस्टमैटिक। ठीक है, मतलब हम सिस्टमैटिकली हम पेशेंट को देखते हैं, हर सिस्टम पेशेंट का देखते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम नर्सिंग डायग्नोसिस बनाते हैं। इसलिए उन्होंने बोला है कि जो नर्सिंग प्रोसेस है वो एक सिस्टमैटिक है, patient centered approach है, used by nurses to ensure high quality care। ओके, मतलब हम इस एक सिस्टमेटिकली हम इसको डील करते हैं, इसलिए इसको उन्होंने सिस्टमेटिक बोल दिया। पेशेंट सेंटर्ड है, मतलब हम इसमें पेशेंट को अप्रोच करते हैं, पेशेंट की हर एक चीज को हम देखते हैं, समझते हैं, उसके सिस्टमेटिकली उसको ट्रीट करते हैं, और उसके बाद हम एक नर्सिंग डायग्नोसिस बनाते हैं। और ये हम क्यों यूज करते हैं, और ये नर्सेज यूज करती हैं ताकि वो हाई क्वालिटी केयर प्रोवाइड कर सके। इट इन्वॉल्व्स, और इसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं, नर्सेज की क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब एक क्रिटिकल थिंकिंग की उसमें उन्होंने एक पॉइंट पे, मतलब पेशेंट को एक्यूट पेन है, ये उसने क्रिटिकल थिंकिंग की कि पेशेंट को एक्यूट पेन है। उसके बाद उसने प्रॉब्लम सॉल्विंग की, मतलब पेशेंट को एक्यूट पेन है तो उसके तो मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं ना, पेशेंट गिर भी सकता है, पेशेंट को कट या कुछ भी ऐसे कुछ भी इंजरी हो सकती है। लेकिन उसने क्रिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग उसने क्या की कि पेशेंट को मस्कुलोस्केलेटल इंजरी है, उसकी वजह से उसको एक्यूट पेन हो रही है। उसके बाद उसने डिसीजन बनाया, डिसीजन क्या बनाया कि पेशेंट को डिफिकल्टी हो रही है अपनी आर्म को मूव करने में, और क्यों हो रही है, क्योंकि उसको पेन है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर उसने क्या किया, अपना ट्रीटमेंट प्लान जनरेट किया टू
मीट पेशेंट्स हेल्थ नीड्स इफेक्टिवली। तो फिर जब वो ये सब चीजों को सोचेगी तो ऑब्वियसली ये क्रिटिकल थिंकिंग हुई, क्योंकि एक नर्सिंग प्रोसेस जो होता है उसमें क्रिटिकल थिंकिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, उसके बाद ही आप पेशेंट को एक क्वालिटी केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। नर्सिंग प्रोसेस नेक्स्ट वी हैव is the underlying scheme that provides ऑर्डर एंड डायरेक्शंस टू नर्सिंग केयर। ऑब्वियसली जब हम नर्सिंग प्रोसेस के बारे में फिर पढ़ते हैं, फिर हमने उसको एक पूरा एक उसको प्लान किया होता है, उसका एक साइक्लिक इसकी एक ना अलाइनमेंट होती है, और उन सारे स्टेप्स को फॉलो करके ही आप नर्सिंग प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने बताया कि ये एक अंडरलाइन स्कीम है जो प्रोवाइड करती है ऑर्डर्स एंड डायरेक्शंस टू नर्सिंग केयर। It is the essence of professional nursing practice. It has been conceptualized as a systematic series of independent nursing actions directed toward promoting an optimum level of wellness for the client. इसका सिंपल मतलब यह है कि पेशेंट आपके पास आया है, अब आप एकदम से उसको दवाइयाँ खिलाना तो शुरू नहीं कर देंगे ना। आपने एक ट्रीटमेंट प्लान सोचा होता है, और नर्सिंग केयर का एक ट्रीटमेंट प्लान होता है। जब आपके पास पेशेंट आता है, आप उसके वाइटल्स लेते हो, आप उसको मॉनिटर कार्डिक मॉनिटर अटैच करते हो, अगर उसको ईसीजी या और मल्टीपल एक्शंस की जरूरत है तो आप वो उसके ऊपर परफॉर्म करते हो, ठीक है। एक सीरीज ऑफ इंडिपेंडेंट नर्सिंग एक्शंस होते हैं ना, वो आप अप्लाई कर एप्लीकेबल होते हैं, वो आप उस पर अप्लाई करते हो। उसके बाद डॉक्टर्स को आप बताते हो कि ये इनके वाइटल साइंस हैं, ये इनकी पॉइंट्स है, मैंने नोट की हैं, आप उनको बताते हो। फिर डॉक्टर जाता है, पेशेंट से हिस्ट्री लेता है, पेशेंट से पूरी बातचीत करता है, उसके बाद हम देखते हैं अच्छा पेशेंट का जो मोस्ट कंसर्निंग पॉइंट है वो ये है, फिर उसके ऊपर हम ज्यादा जोर देते हैं, फिर उसके रिलेटेड हम सारे टेस्ट और उसके सारे जो भी नर्सिंग के रिएक्शंस होते हैं वो हम सारे करना शुरू कर देते हैं। फिर जब हमारे पास सारी रिपोर्ट्स और सारे जो हमारे पास एक पूरा हमें डाटा रिक्वायर्ड होता है वो आ जाता है, उसकी बेसिस पे फिर हम नर्सिंग डायग्नोसिस बनाते हैं। As I've said earlier, that it is a cyclical cyclic process. The components follow a logical sequence, but more than one component may be involved at any one time. ये मैंने इसकी एग्जांपल आपको भी दिखाऊंगी, एक नर्सिंग प्रोसेस आपको दिखा दूंगी ताकि आपको ना इस पॉइंट की अच्छे से समझ आ जाएगी। नर्सिंग प्रोसेस, द पर्पस ऑफ नर्सिंग प्रोसेस का पर्पस क्या होता है? ये आइडेंटिफाई करता है क्लाइंट के हेल्थ स्टेटस को, एक्चुअल और पोटेंशियल प्रॉब्लम जो है सिंड्रोमिक और वो भी हो सकती है जो हमने अभी पीछे टाइप्स पढ़ी थी, or needs to establish plans to meet the identified needs and to deliver a specific nursing interventions and to meet those needs. It helps nurses in arriving at decisions and in predicating and evaluating sequences। ठीक है, सिंपल इसका मतलब ये है कि जो नर्सिंग का प्रोसेस होता है उसका पर्पस ही क्या है कि आपने पेशेंट के एक्चुअल हेल्थ स्टेटस को या पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम्स को या कोई भी रिस्क फैक्टर्स हैं या जो भी है उसके हेल्थ प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है। जब वो उसको आइडेंटिफाई कर देते हो फिर आपने स्पेसिफिकली उसके ऊपर अपनी नर्सिंग इंटरवेंशन के ऊपर अप्लाई करना शुरू करते हो। वो क्या, और वो नर्सिंग इंटरवेंशन हम क्यों अप्लाई करते हैं? पेशेंट की नीड्स को एसेस करने के लिए, पेशेंट की नीड्स को एक्सेस करके फिर उसके उन चीज़ों को हम रिमूव करते हैं जो उसको प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इट हेल्प नर्सेज इन अराइविंग एट डिसीजंस, और ये हम नर्सेज को अप्लाई क्या करता है, हमें हेल्प करता है कि हम डिसीजंस ले सके कि पेशेंट को अभी कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है और किस किस चीज़ों की ज़रूरत है। इसमें आपका केयर प्लान क्वालिटी केयर इनहेंस होता है। अगर आप ऑलरेडी केयर प्रोवाइड कर रहे हो और उस केयर की वजह से पेशेंट में काफ़ी इंप्रूवमेंट आई है, तो आप कुछ चीज़ें उसमें से स्किप कर सकते हो, ठीक है। फिर आप उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करो कि जिस चीज़ों पे जिन चीज़ों के लिए उसको उसकी केयर जो क्वालिटी है उसको उसकी जो केयर का लेवल है या उसकी जो हेल्थ का स्टेटस है और ज़्यादा इम्प्रूव हो सकता है। It was developed as a specific method for applying a scientific approach or a problem solving approach to nursing practice। उन्होंने बोला है कि जो नर्सिंग प्रोसेस है ये इसको इसलिए डेवलप किया गया था क्योंकि एक स्पेसिफिक मेथड बन सकता था किसके लिए, और एक साइंटिफिक अप्रोच बन सकती थी, क्योंकि हम इसको साइंटिफिकली देख रहे हैं ना, हम इसको हम मैनुअली या दूसरे तरीकों से अप्रोच नहीं कर रहे, हम इसको साइंटिफिकली देख रहे हैं और हम इसमें सब कुछ ऐसे जो पेशेंट आता है हमारे पास हम उस तरह से उसको अप्रोच करें, हम अपनी तरफ से इसमें कुछ भी एप्लीकेबल नहीं कर रहे हैं। और ये इसलिए भी बनाया गया था स्पेसिफिक मेथड कि हम प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स के ऊपर हम इन्हांसमेंट कर सकें, ये अप्रोच कर सकें, ताकि जो नर्सिंग की प्रैक्टिस है उसको हम इम्प्रूव कर सकें। क्योंकि हम जो पुरानी चीज़ें लेके चल रहे हैं हम उन्हीं चीज़ों को तो नहीं प्रैक्टिस में अपने ना ला सकते, हमें न्यू चीज़ें इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए ताकि हम एक जो हमारा हेल्थ केयर वर्कर्स का जो सिस्टम है हम उसको इंक्रीज कर सकते हैं या इम्प्रूव कर सकते हैं न्यू चीज़ों को इसमें इंटीमेट करके। उसके बाद वापस आ जाते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस।
The nursing process is a cyclical and ongoing process that can end at any stage if the problem is solved. Obviously, we have already discussed it earlier कि अगर पेशेंट का acute पेन है, ठीक है, और वो सिर्फ समझ रहे हैं कि मस्कुलर स्केलेटल इंजरी की वजह से हुआ है, वो कहीं गिर गया था या कुछ ऐसा हुआ कि उसको वो हल्का सा उसको चोट लग गई या उसका मसल्स जो थे वो इंजर्ड हो गए, तो उसकी वजह से अगर उसको वो पेन हुआ है तो आप एक दो तरह की इसमें प्लानिंग्स होती है, शॉर्ट टर्म प्लानिंग एंड द लॉन्ग टर्म प्लानिंग। अगर वो शॉर्ट टर्म प्लानिंग जो आपने उसको किया था उसमें आपने उसको एक्सरसाइज बताई, आपने उसको उसमें पेन किलर्स बताया, आपने उसको मेडिसिन लगाई, आपने उसको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताए कि आपने ये चीजें नहीं करनी है, और उसने पेशेंट ने उस चीज को फॉलो भी किया, तो आपकी जो शॉर्ट टर्म प्लानिंग है उसमें ही अगर उसकी जो प्रॉब्लम है पेशेंट की वो सॉल्व हो गई है तो हम उस नर्सिंग प्रोसेस को वहीं पे खत्म कर देते हैं। लॉन्ग टर्म प्लानिंग को फिर हम कंटिन्यू नहीं करते। लेकिन अगर पेशेंट की प्रॉब्लम ऐसी है और अपने दोनों तरह के प्लान्स बनाने होते हैं, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म प्लानिंग आपकी चल रही है और उससे पेशेंट को आराम नहीं आ रहा, तो फिर आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग की तरफ जाते हो। The nursing process exists for every problem that the individual family community has. The nursing process not only focuses on ways to improve physical needs but also on social emotional needs as well. वो जो हमने पीछे पढ़ा था ना, हेल्थ प्रोमोशनल डायग्नोसिस, जो थर्ड पॉइंट था टाइप्स ऑफ डायग्नोसिस का, ये उसमें आ जाता है। जो फिजिकल डायग्नोसिस होती है मतलब जो हमारे पास आ जाती है एक्चुअल पोटेंशियल डायग्नोसिस, मतलब इन्होंने बताया कि जो नर्सिंग प्रोसेस सिर्फ उसी पे नहीं फोकस करता कि पेशेंट की फिजिकल नीड्स को हम इम्प्रूव करें, उसको चोट लगी है, उसको उसके जो रिस्क डायग्नोसिस है या उसको सर्जिकल इंसिजन की वजह से इन्फेक्शन या कुछ भी इन्फ्लेमेशन हो गया हम उनको डील करें। नो, हमने जो सोशल और इमोशनल नीड्स होती हैं पेशेंट की हमने उनको भी डील करना, और ये सब चीजें हमारी आ जाती हैं हेल्थ प्रमोशनल डायग्नोसिस में। आई थिंक जब आप डायग्नोसिस बनाएंगे ना तब आपको साथ साथ थोड़ा समझ आता जाएगा कि हमने ये डायग्नोसिस किस तरह से बनानी है। कंटिन्यू है, हम आगे हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं, ये साइक्लिक होती हैं, डायनेमिक होती हैं, गोल डायरेक्टेड होती हैं, पेशेंट सेंटर्ड होती हैं, क्लाइंट सेंटर्ड होती हैं, इंटरपर्सनल भी होती हैं, कोलैबोरेटिवली भी होती हैं। मतलब हम एक पेशेंट के साथ भी बना सकते हैं, हम पूरे एक वार्ड पे भी बना सकते हैं, कोलैबोरेटिव 2 to 3 ग्रुप ऑफ पेशेंट्स हम उन पे भी बना सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू। यूनिवर्सली एप्लीकेबल होती हैं, सिस्टमैटिक होती हैं, द एंटायर प्रोसेस इज रिकॉर्डेड एंड डॉक्यूमेंटेड इन ऑर्डर टू इन्फॉर्म ऑल द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ हेल्थ केयर टीम। ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि हम नर्सिंग प्रोसेस इसीलिए बनाते हैं कि जो डिफरेंट हेल्थ केयर मेंबर्स हैं, एक्सरे डिपार्टमेंट है, ब्लड डिपार्टमेंट है, या आपके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के जो डॉक्टर, अगर एक पेशेंट बीमार है और उसको सिस्टमेटिकली ट्रीटमेंट की जरूरत है तो हर डिपार्टमेंट में हमने उनको अपना मैसेज किस तरह से पहुंचाना है, तो ये एक हमारा पर एक मीडियम बन जाता है जिसके थ्रू हम उनको कम्युनिकेट कर सकते हैं। उसके बाद नर्सिंग प्रोसेस के कंपोनेंट्स हमारे पास क्या आ सकते हैं, ये आपका जो हम साइक्लिक और डायनामिक प्रोसेस की बार बार बात कर रहे हैं या नर्सिंग प्रोसेस की बात कर रहे हैं, उसमें कौन कौन से उसके कंपोनेंट्स होते हैं वो ये हैं। नंबर वन हमारे पास आ जाता है असेसमेंट। इसमें हमारे पास दो चीजें आ जाती हैं, सब्जेक्टिव डेटा एंड ऑब्जेक्टिव डेटा। फर्दर हम आगे पढ़ेंगे फिर आप लोगों को और ज्यादा समझ आएगी। सब्जेक्टिव डेटा वो होता है जो पेशेंट हमें बताता है कि मुझे ये चीजें हो रही हैं। ऑब्जेक्टिव डेटा वो होता है जो हम खुद पेशेंट को असेस करके हम लेते हैं, तो इसमें उसके वाइटल साइंस आ जाते हैं, उसके ब्लड टेस्ट आ जाते हैं, मतलब मल्टीपल उसके कंपोनेंट्स आ जाते हैं। तो इसकी दो टाइप्स होती हैं। उसके वहां पर डायग्नोसिस आ जाते हैं जिसकी टाइप्स चार होती हैं, ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। एक्चुअल, पोटेंशियल, हेल्थ प्रमोशनल एंड सिंड्रोमिक डायग्नोसिस, ठीक है। तो ये डिपेंड्स कि आपका पेशेंट का जो है वो प्रॉब्लम किस किस तरह का है, उसकी नोयत क्या है, उसको एक्चुअल डायग्नोसिस की जरूरत है, पोटेंशियल की जरूरत है, सिंड्रोमिक की जरूरत है, तो वो आप जब आपके सामने जो आपका पेशेंट है वो होगा आप उसको देख के वो डायग्नोसिस बना सकते हो। नंबर थ्री हमारे पास आउटकम आइडेंटिफिकेशन आ जाता है। इसमें आपने क्या करना होता है कि आपने जब डायग्नोसिस बना लेते हैं पेशेंट को तो फिर आप आउटकम बनाते हैं कि जो हमने डायग्नोसिस बनाई है इसकी आउटकम आइडेंटिफिकेशंस क्या हो सकती हैं। फिर आप प्लानिंग करते हो, प्लानिंग में भी दो तरह की प्लानिंग्स होती हैं, शॉर्ट टर्म प्लानिंग एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग। उसके बाद आपकी नर्सिंग इंटरवेंशंस आ जाती हैं। ये जो आउटकम आइडेंटिफिकेशन है ना, ये नर्सिंग इंटरवेंशन, ये ना थोड़ा सा इसको उन्होंने मोल्ड करके लिखा है, मैं आपको प्रॉपरली बताती हूँ। नंबर वन असेसमेंट होता है, डायग्नोसिस होता है, फिर हम प्लानिंग करते हैं, फिर हम नर्सिंग डायग्नोसिस सॉरी नर्सिंग इंटरवेंशंस करते हैं जिसको हम इम्प्लीमेंटेशंस भी कह सकते हैं। इम्प्लीमेंट नर्सिंग इंटरवेंशंस को ही इम्प्लीमेंट करते हैं। उसके बाद नर्सिंग इम्प्लीमेंटेशंस जो होती हैं उनके कुछ रैशनल्स भी होते हैं, मतलब अगर हम पेशेंट के वाइटल्स ले रहे हैं तो उसका क्या रैशनल है, हम वाइटल साइंस क्यों ले रहे हैं, उसको भी लिखते हैं। उसके बाद हमारे पास वैल्यूएशन होती है जिसमें हम देखते हैं कि पेशेंट को हमने ये सब कुछ प्रोवाइड कर दिया, एंड में हमने एवेलुएट किया कि हमारे पास जो गोल्स थे, जो हमने ट्रीटमेंट प्लान बनाया था उसको हमने मेट कर लिया।
Functional health approach. The nursing process is goal-oriented method of caring that provides a framework to nursing care. It involves 5 major steps. ठीक है, जो नर्सिंग केयर प्रोसेस क्या होता है, ये गोल ओरिएंटेड मेथड होता है जिसमें हम पेशेंट को केयर प्रोवाइड करते हैं। इसका एक पूरा फ्रेमवर्क होता है जिसमें हम केयर प्रोवाइड करते हैं। उसमें हमारे पास एसएस आ जाता है, जो हम ये पीछे पढ़ चुके हैं ना। इसको फर्दर उन्होंने बताया कि हमने फंक्शनल जो एफ एच पी फॉर्म होता है पेशेंट्स का, ठीक है, फंक्शनल हेल्थ केयर पैटर्न, हम उसको सिस्टमेटिकली हम किस तरह से अप्रोच करते हैं वो एसएस आ जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, व्हाट डेटा इज कलेक्टेड। असेसमेंट में ऑब्जेक्टिव डेटा होता है और सब्जेक्टिव डेटा होता है, उन दोनों को कलेक्ट करते हैं। फिर डी फॉर डायग्नोसिस आ जाती है हमारे पास कि प्रॉब्लम क्या थी और पेशेंट को क्या था, उसके बेसिस पे हम उसकी डायग्नोसिस बनाते हैं। Outcome identification was originally a part of the planning phase but has recently been added as a new step in the complete process. ठीक है, आउटकम आइडेंटिफिकेशन ऑब्वियसली जब हम प्लानिंग करते हैं कि पेशेंट को ये प्रॉब्लम थी और हमने उसको इस तरह की केयर प्रोवाइड करनी है, तो उसके बाद हमारे पास उस हर एक पार्ट का, हर एक प्लानिंग का जो आपने डिसाइड किया उसका आउटकम क्या आ सकता है। तो ये हमने वो पढ़ लिया। उसको हम आई फॉर इम्प्लीमेंट पुटिंग प्लान इनटू एक्शन, मतलब जो हमने प्लानिंग की है कि पेशेंट को हमने इस तरह की केयर प्रोवाइड करनी है, पेशेंट को हमने ये मेडिसिन देनी है, पेशेंट को हमने डाइट प्लान हमने उसका बीच में इस तरह से अच्छा करना है, पेशेंट को हमने साथ साथ इमोशनली भी स्टेबल करना है। तो ये सारे प्लान्स होते हैं जो हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। देन इवेल्युएट डिड द प्लान वर्क, एंड में हम देखते हैं कि जो हमने प्लान किया था वो सारा काम किया भी है या नहीं किया। नर्सिंग प्रोसेस असेसिंग फेज, the nurse completes an holistic nursing assessment of the needs of the individual, family, and community, regardless of the reasons for the encounter. The nurse collects subjective data and objective data using a nursing framework such as मेजरी गॉर्डन्स फंक्शनल हेल्थ पैटर्न, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, जिसमें हम हेड टू टो असेसमेंट करते हैं पेशेंट के। तो इसमें नर्सिंग फेज में उसने क्या करना है, असेसिंग फेज में कि नर्स ने सारा डाटा कलेक्ट करना है, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव, ठीक है। और उसका फ्रेमवर्क ये होगा कि वो जो गॉर्डन्स का एक फंक्शनल हेल्थ पैटर्न है ना, वो उसको फॉलो करे। पहले तो वो पेशेंट की एक्चुअल प्रॉब्लम्स को पूछेगी, लेकिन अगर उसका प्रोसेस, अगर उसका जो काम है वो उस पर फोकस करने वाला ज्यादा नहीं है, तो वो फर्दर जाएगी। तो फर्दर वो उसके ना सिस्टमेटिकली उसको अप्रोच करेगी। फिर पर्पस क्या होता है हमारे पास असेसमेंट फेज का, ये क्या करता है, स्टेब्लिश करता है बेसलाइन इन्फॉर्मेशन ऑफ द क्लाइंट, determines the client normal functions, it determines the client risk for diagnosis function, determine the presence and absence of diagnosis function, determines the client strengths and provide data for diagnostic phase. Simple as that. नेक्स्ट एक्टिविटीज ऑफ असेसमेंट, मतलब जब हम असेसमेंट करते हैं पेशेंट की, तो उसमें हमने क्या क्या चीजें कलेक्ट करनी है और क्या क्या चीजें हमारे पास होनी चाहिए। कलेक्ट डेटा, फिर हमने जो डाटा को कलेक्ट किया है वो हमने देखना है कि वो वैलिडेट करता भी है या नहीं है, या पेशेंट फेक चीजें तो नहीं बता रहा, ये भी चीजें देनी। फिर हमने उस डेटा को ऑर्गेनाइज करना है, फिर हमने इसको रिकॉर्ड करना, मतलब डॉक्यूमेंट करना, ठीक है। उसके बाद ये आ गया हमारे पास सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डेटा को हमने कलेक्ट करके फिर उसने उसको हमने ऑर्गेनाइज कर देना। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ असेसमेंट होती है हमारे पास जो असेसमेंट हम लेते हैं या असेस करते हैं पेशेंट, उसकी भी टाइप्स होती है। इनिशियल असेसमेंट होती है और फोकस असेसमेंट होती है, फिर स्टेटस डिटर्मिन असेसमेंट होती है। नंबर वन, इनिशियल असेसमेंट में हम क्या करते हैं, इनिशियल असेसमेंट ऑफ नॉर्मल फंक्शंस, functional status and collection of data concerning actual and potential डिसफंक्शनिंग। फोकस असेसमेंट क्या होती है, जिसमें हम स्टेटस डिटरमिन ऑफ अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम, मतलब अगर उसको कोई किसी भी एक सिस्टम के रिगार्डिंग उसको स्पेसिफिकली प्रॉब्लम हो रही है, फिर हम उस पर फोकस करते हैं। टाइम लैप्स रीअसेसमेंट, उसके बाद इसमें क्या होता है, कंपैरिजन ऑफ क्लाइंट्स करंट स्टेटस टू अ बेसलाइन ऑब्टेन प्रीवियसली, मतलब हम जो भी हमने पहले जो उसकी प्रॉब्लम्स को हमने हमने लिया होता है या उसको असेस किया होता है, हमने जो उसकी जो क्लाइंट करंट प्रॉब्लम्स होती हैं, करंट स्टेटस होता है, हम उसके साथ उसको बार बार रीअसेस करते हैं कि पेशेंट को वाकई ये प्रॉब्लम है भी या नहीं है, डिटेक्ट करते हैं चेंजेस इन ऑल द फंक्शनल हेल्थ प्रॉब्लम्स आफ्टर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ, जैसे डॉक्टर पेशेंट के पास आके उसकी हिस्ट्री लेता है ना बार बार, और मे बी शायद उसको कोरिलेट करता है कि वाकई ये चीज है या नहीं है, तो हम इसमें उसको ना टाइम लैप्स रीअसेसमेंट कहते हैं कि हर टाइम टू टाइम के बाद हम उसको रीअसेस करते हैं कि वाकई ये चीज उसके साथ कोरिलेट कर रही है, ये चीज उसके साथ है या नहीं है, या कोई और चीज उसको, और भी चीजें हैं जो उसको मतलब तंग कर रही है। उसके बाद इमरजेंसी असेसमेंट होती है जिसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ लाइफ एग्रेसिव सिचुएशंस। इमरजेंसी असेसमेंट तो ऑलरेडी पता है आपको कि जब हम इमरजेंसी सिचुएशंस में रहते हैं हमें किन किन चीजों पर ज्यादा फोकस करना पड़ता है। नर्सिंग प्रोसेस
स्किल्स यूज इन असेसमेंट। अब ऐसी कौन कौन सी स्किल्स है नर्सेज को जो यूज करनी चाहिए जब वो असेसमेंट करेगी? क्लाइंट को हमने ऑब्जर्व करना है, ऑफ नोटिसिंग क्लाइंट की क्यूज। अब पेशेंट किस तरह से देख रहा है, चल रहा है, किस तरह से उसकी जो बॉडी मूवमेंट है वो किस तरह से, आपने पूरे तौर से उसको ना पूरा स्कैन करना है, पूरी तौर से उसको आपने पूरा प्रॉपरली ऑब्जर्व करना है हर एक चीज को। फिर यूज डिफरेंट सेंसेस। फिर आप ऑब्वियसली नर्स का काम ही है कि वो पूरी मेंटली प्रेजेंट हो, वो पेशेंट को पूरे तरीके से सेंस करे, पेशेंट डरा हुआ तो नहीं है, पेशेंट देख सकता है या नहीं देख सकता, उसको कहाँ कहाँ चोट लगी है, पेशेंट सुन सकता है या नहीं सुन सकता। तो हमने अपनी सेंसेस को यूज करके पेशेंट को असेस करना है कि पेशेंट भी नॉर्मली है या नहीं है। इंटरव्यू, फिर हमने पेशेंट को, वही आपके इंट्रोडक्शन इंटरव्यू फेज हो जाती है, वही जब आप पेशेंट का सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं, वही हमारे पास इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन फेज होती है जिसको हम इंटरव्यू फेज कहते हैं। फिर उसके बाद आपने एग्जामिन करना है फिजिकल उसकी चीजों को। ये सारा ना FPH फॉर्म है, वो जो गॉर्डन्स का फिजिकल पैटर्न है ना, कि हम उसको फॉलो करें। नंबर 1 हमारे पास आ जाती है, हमने असेसमेंट करनी है, असेसमेंट में हमने ये सब चीजें यूज करनी है। फिर हमने फिजिकल उसका एग्जामिनेशन करना है, जिसमें इंस्पेक्शन हो जाता है, परकशन हो जाता है, ऑस्कल्टेट आ जाता है, इंट्यूशंस आ जाती है हमारे पास। डिफाइन एज, ये भी मैं आपको ना एक्सप्लेन नहीं करूंगी, वैसे तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि इंस्पेक्शन कैसे करती हैं, परकशन कैसे करती हैं और ऑस्कल्टेट कैसे करते हैं। जैसे हम एब्डोमिनल, अगर उसको कुछ प्रॉब्लम हो तो हम उसको ऑस्कल्टेट करेंगे, हम उसको परकशन उसकी करके देखेंगे, उसके जो चेस्ट के साउंड्स हैं, स्टेथोस्कोप यूज करके। तो ये इसमें आ जाता है, लेकिन इसको मैं भी ज्यादा जोर नहीं दूंगी, आप लोग बहुत ज्यादा ना से कंफ्यूज हो जाएंगे। हम इसको फर्दर आगे स्टेप बाय स्टेप आगे फर्दर हम इसको अलग से पढ़ेंगे। और वैसे ही आपका ना जो पोर्शन है आपके हेल्थ असेसमेंट में भी है, उसमें भी आप पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। इसमें आ जाता है डिफाइन एज इनसाइट। ये हमें चीजें क्या प्रोवाइड करती है? इनसाइट एक हमें तरीका बता देती है, कि हमें चीज बता देती है कि पेशेंट को हमने क्या उसके एक्सपीरियंस उसने किया क्लिनिकल, और हमने किस तरह की उसकी हमें फाइंडिंग्स मिली है। ये हमें फाइंडिंग्स बता देती है। जब आप इंस्पेक्ट करेंगे, परकशन करेंगे, ऑस्कल्टेट करेंगे, तो हमें कुछ न्यू फाइंडिंग्स मिलेंगी उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन से। तो आपने एक डेटा कैसे कलेक्ट करना है? पहले आप क्लाइंट को इंटरव्यू करेंगे, फिर उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, फिर आपने उसकी हेल्थ हिस्ट्री पूछनी है, पूरी डाइट पैटर्न पूछना है, फिर उसकी फैमिली हिस्ट्री पूछनी है, उसे पूछना है कि पहले वो कभी हॉस्पिटल में एडमिट तो नहीं हुआ, या उसकी पुरानी रिपोर्ट्स किधर है। फिर आपने उसके पहले की अगर कोई डायग्नोसिस बनी हुई है वो देखनी है, अगर नहीं बनी है तो आपने उसकी सारी रिपोर्ट्स को कलेक्ट करना है, और डायग्नोस्टिक डाटा को कलेक्ट करके फिर आपने ऑब्जर्व करना है। अब हमारे पास नर्सिंग की ना कुछ फेजेस होती हैं, उसमें आ जाती है हमारे पास 4 फेजेस ऑफ इंटरव्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, आपके पेपर में आता होता है कि जो नर्सिंग प्रोसेस में जो आपका इंटरव्यू फेज होता है उसमें कौन कौन सी 4 फेजेस होती है। नंबर 1 आ जाती है प्री प्रेटरी फेज, जिसमें प्री इंटरेक्शन फेज होती है, जब पेशेंट आपके पास आता है और आप उसको ऑब्जर्व करते हो, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डाटा ले रहे होते हो। उसके बाद इंट्रोडक्टरी फेज होती है, जिसमें आप पेशेंट को इंटरव्यू करते हो, उसके फिजिकल एग्जामिनेशन करते हो, और आगे फर्दर प्रोसेस होता है। फिर आपको पेशेंट के इन ओरिएंटेशन पूछते हो, मतलब पेशेंट्स को टाइम प्लेस डेट वगैरह पता है या नहीं पता। फिर उसके बाद उसके बाद मेंटेनेंस फेस होती है, जिसपे आप काम करना शुरू करते हैं, मतलब आपका आपने उसका सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डेटा ले लिया, आपने आप नर्सिंग इंटरवेंशंस को इम्प्लीमेंट करना शुरू करना है। और जब वो इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसके बाद हमारे पास क्या आ जाती है, उसके साथ साथ अब आपकी नर्सिंग प्लानिंग भी आ जाती है। आप लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म प्लानिंग करना शुरू कर जाते हो ओरिएंटेशन फेज में। उसके बाद आपकी वर्किंग फेज में आपके नर्सिंग इंटरवेंशंस आ जाएंगे। कंक्लूडिंग फेज आ जाती है, जिसमें आप कंक्लूड करना शुरू करते हो कि हमने जो चीज़ें प्लान की थी, वो हमारे पास जो गोल्स हैं वो हो गए हैं, मेट हो गए हैं या नहीं हुए हैं। फिर इसके बाद एंड में टर्मिनेशन फेज आ जाती है, मतलब आपका और जो पेशेंट का रिलेशनशिप है वो उसी जगह पे खत्म हो जाती है, क्योंकि आपने उसको केयर प्रोवाइड कर दी है, पेशेंट ठीक है, पेशेंट हेल्दी सेफ एंड साउंड है। अब आप पेशेंट को टर्मिनेशन फेज में खत्म कर देते हो, मतलब एंड कर देते हो, उसके साथ अपना रिलेशनशिप उधर खत्म हो जाता है, फॉलो अप के लिए बुलाते हो। नर्सिंग प्रोसेस कम्युनिकेशन। नर्सिंग प्रोसेस में कम्युनिकेशन का क्या रोल होता है? प्रोसेस in which people affect one another through exchange of information, ideas and feelings. ऑब्वियसली जो नर्स और क्लाइंट का एक रिलेशनशिप होता है वो एक थेरापेटिक रिलेशनशिप होता है, ठीक है, जिसमें आप पेशेंट के साथ अपने आइडियाज एक्सचेंज करते हो, उसके आइडियाज को उससे इंफॉर्मेशन लेते हो, फीलिंग्स एक्सचेंज करते हो। उसके बाद वहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन रिकॉर्डिंग फेज आते हैं, मतलब पेशेंट के साथ जो भी आपने इंटरव्यू के दौरान या उसकी ट्रीटमेंट प्लान के दौरान जो भी आपने चीजें उसके लिए डॉक्यूमेंट करनी है वो करते हो, फिर रिकॉर्ड करते हो। For further nursing process data include both oral and written exchange of information. Obviously आपके पास एक पेपर पेन होता है जिसपे आप पेशेंट के रिस्पॉन्सेज को लिखते भी हो और orally उससे बात भी करते हो।
अब हमारे पास ऐसे कौन से मोड्स होते हैं कम्युनिकेशन के, जब हम पेशेंट के साथ कम्युनिकेट करेंगे तो हम यूज कर सकते हैं। इसमें हमें वर्बल कम्युनिकेशन भी आ सकती है, यूजेस स्पोकन और रिटन वर्ड्स, ठीक है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी आ सकती है, जिसमें हम जेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशन, पोस्चर्स, गेट मूवमेंट, फिजिकल अपीयरेंस और या आई कांटेक्ट भी यूज कर सकते हैं, और अपनी टोन मतलब वॉइस भी कम ज्यादा करके हम ये सब चीजें यूज कर सकते हैं। ये मोड्स हैं कम्युनिकेशन के इन नर्सिंग प्रोसेस। उसके बाद अपन नर्सिंग प्रोसेस में कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, मतलब जब नर्सिंग प्रोसेस को हम पूरा करेंगे या फॉलो करेंगे तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसपे हमने बहुत ज्यादा जोर देना है। नंबर वन आ जाता है सिंप्लिसिटी, मतलब हमने चीजों को बहुत सिंपली लेके चलना है, कॉमनली अंडरस्टूड वर्ड्स यूज करने हैं, ब्रेविटी होनी चाहिए आपकी और कंप्लीटनेस होनी चाहिए, मतलब हर एक चीज बहुत सिंपल है, टू दी पॉइंट होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। आप जो कह रहे हो वो पेशेंट को समझ आए, और जो पेशेंट कह रहा है वो आपने जो डॉक्यूमेंट करना है वो प्रॉपरली एक क्लैरिटी में होना चाहिए, ताकि जब आप आगे फर्दर कम्युनिकेट करोगे दूसरे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के साथ तो आपको कोई प्रॉब्लम ना होगी। टाइमिंग और रेलियंसेस होनी चाहिए, मतलब जो आपकी टाइमिंग है, जो आपका केयर प्रोवाइड करने का एक तरीका है वो पूरा एक प्रॉपरली और मैनेज होना चाहिए। इसमें क्या बताया उन्होंने, अप्रोप्रिएट टाइम आपने यूज करना है और कंसिडरेशंस उनको देनी है, क्लाइंट्स इंटरेस्ट एंड कंसर्न। मतलब आप ऐसे नहीं कि जब आप पेशेंट का इंटरव्यू कर रहे हो या आप उसकी हिस्ट्री ले रहे होते हो तो आपने बस अपनी ही बात करते रहना है और आपने अपना टाइम को मेंटेन करना है, या अपने टाइम बचाने के लिए आप जल्दी जल्दी से उससे करो, जो कि हमारे आम ये जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं इसमें इसमें होता भी है ऐसे, क्योंकि वो ओवर क्राउडेड होता है, तो हम ठीक से पेशेंट के कंसर्न्स को सुन नहीं सकते। लेकिन अगर हमारे पास टाइम है तो हम उसी टाइम में अपनी क्रिटिकल थिंकिंग और अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स को यूज करके पेशेंट के जो इंटरेस्ट है या पेशेंट के जो कंसर्न्स हैं हम उसको अच्छे से अगर सुने तो हमारे जो कम्युनिकेशन बैरियर्स होते हैं वो नहीं आते हैं। अडेप्टेबिलिटी, इसमें हमने क्या करना होता है कि हमने पेशेंट्स के जो बिहेवियर्स हैं या मूड्स हैं उनको एडजस्ट करना है, और उसके साथ साथ अपने नर्सेस को भी चाहिए वो भी अपने मूड्स एंड बिहेवियर्स को एडजस्ट करें अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स कंसर्न्स एंड उनको किस तरह की केयर प्रोवाइड है। क्रेडिबिलिटी आ जाती है जिसमें हम वर्थनेस ऑफ बिलीव आ जाता है, मतलब आपने पेशेंट को ये होता है कि आपने जो भी पेशेंट की जो डॉक्यूमेंटेशन है वो किस तरह से करनी है, एक्यूरेसी उसमें होनी चाहिए, उसमें रियलाइबिलिटी होनी चाहिए, उसमें जो आपका ट्रस्ट है वो पूरा प्रॉपरली होना चाहिए। इसमें कोई भी आप ना चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते हो पेशेंट की, उसमें कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट अपने क्योंकि उनको प्रोवाइड करनी होती है। अगर आप अपने से या पेशेंट के कहने पे कुछ चीज़ें ऐड करोगे तो वो जो एक चीज एक आप जो क्वालिटी केयर प्रोवाइड कर रहे हो तो उसमें भी प्रॉब्लम आ जाती है। अच्छा, ये कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट थे नर्सिंग मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कम्युनिकेशन के इन नर्सिंग प्रोसेस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नर्सिंग प्रोसेस की कुछ फेजेस होती हैं, क्लाइंट्स रिकॉर्ड एंड चार्ट पर्पस सॉरी पर्पसेस होते हैं, और क्लाइंट्स रिकॉर्ड्स एंड चार्ट्स इसमें क्या आ जाता है, आपस कम्युनिकेशन, लीगल डॉक्यूमेंटेशन नहीं चाहिए, रिसर्च मतलब जो आप काम कर रहे हो या जो पेशेंट को आप चीजें दे रहे हो उस पे आपको पूरी महारत होनी चाहिए, रिसर्च और स्टैटिक्स उसके कैसे होने चाहिए, स्टैटिक्स उसके कैसे हैं ये आपको पता होना चाहिए, एजुकेशन उस पे आपको पूरी एजुकेशन होनी चाहिए ताकि पेशेंट की जो क्वालिटी के उसको वो मतलब डिस्टर्ब ना हो। ऑडिट एंड क्वालिटी एश्योरेंस होनी चाहिए, प्लानिंग केयर, क्लाइंट केयर एंड रिइंबर्समेंट होनी चाहिए। उसके बाद आ जाता है हमारे पास नर्सिंग प्रोसेस अप्रोचेस टू कलेक्टिंग डेटा फॉर असेसिंग हेल्थ। उसके हमारे पास जो नर्सिंग प्रोसेस है उसके जो हमने डेटा कलेक्ट करना है उसके बारे में उन्होंने बता दिया कि हमने कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं हम उनको यूज कर सकते हैं। इसमें एब्डेलास 21 नर्सिंग प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। नंबर वन, नंबर टू इज डॉर्थिया ऑरम्स कंपोनेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेल्फ केयर, एंड थर्ड वन इज गॉर्डन्स functional healthcare pattern, that is most commonly used pattern for nursing process to make your NCPs. Gordon's 11 health फंक्शनल हेल्थ पैटर्न्स, इसमें क्या क्या उसकी चीजें आ जाती है जिसमें हम लोग फोकस करके नर्सिंग प्रोसेस को हम कंप्लीट करते हैं। नंबर वन हेल्थ परसेप्शंस, हेल्थ मैनेजमेंट पैटर्न, न्यूट्रिशनल मेटाबॉलिक पैटर्न, स्लीप रेस्ट पैटर्न एंड वैल्यू बिलीफ पैटर्न, रोल रिलेशनशिप पैटर्न, एक्टिविटी एक्सरसाइज पैटर्न, एलिमिनेशन पैटर्न, स्ट्रेस एंड कोपिंग टॉलरेंस पैटर्न, सेक्सुअलिटी रिप्रोडक्टिव पैटर्न, सेल्फ परसेप्शन, सेल्फ कॉन्सेप्ट्स। सो ये सारे उन्होंने
गॉर्डन्स के 11 हेल्थ फंक्शनल पैटर्न्स हैं जिनकी बेसिस पे हम नर्सिंग प्रोसेस को बना सकते हैं, ये उन्होंने बता दिए हैं। ये आपके रेफरेंसेस हैं, तो ये बुक्स हैं जो आप पढ़ सकते हैं, इनमें से ही आपकी ये स्लाइड्स बनाई गई हैं। तो लिपिन कोट की ये वाली बुक है, ये आप बेशक लेना चाहते हो तो आप ले भी सकते हैं, अदरवाइज ऑनलाइन अवेलेबल है, आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। तो ये दोनों बुक्स बहुत अच्छी हैं, आप इनको पढ़ें, इनमें आपको ये सारा मिल जाएगा, पूरा नर्सिंग प्रोसेस। सो आज का जो हमारा लेक्चर है वो यहीं पे एंड होता है। I hope वो समझ आ गया होगा कि नर्सिंग प्रोसेस क्या होता है, उसकी टाइप्स क्या होती हैं, उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, हमें पेशेंट को किस तरह से डील करना है, और हर एक पॉइंट का एक अपना सब पॉइंट है। तो नेक्स्ट क्लास में हम जूम सेशन लाइव रखेंगे, और उसमें मैं आपसे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चनिंग करूंगी। तो आपने ये प्री रीड करके आनी है पूरी स्लाइड्स, और नैंडा की जो नर्सिंग डायग्नोसिस की लिस्ट है वो भी आपने पढ़नी है। मैं आपसे पूछूंगी कि ये डायग्नोसिस है तो इसमें हम क्या चीज़ें लिख सकते हैं, क्या नहीं लिख सकते हैं। और मैंने लास्ट अपने लेक्चर में आप सबको एक असाइनमेंट दी थी कि आप सबने किसी भी एक डिजीज पे या जो भी आप सिलेक्ट करेंगे उस पे एक नर्सिंग डायग्नोसिस या एनसीपी बनानी है, और वो असाइनमेंट सबमिट करवानी है। 2-3 स्टूडेंट्स ने सबमिट करवाई थी, वो मुझे मिल गई है। बाकी काइंडली जिसने नहीं करवाई है वो भी सबमिट करवा दें, ताकि आपको जो है कि प्रॉब्लम ना हो आगे, और आप लोगों को ऑलरेडी आइडिया हो कि आपने पेपर्स में अगर एनसीपी आ जाती है तो आपने उसको किस तरह से अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट लेक्चर में, जो नेक्स्ट सैटरडे को हमारा लेक्चर होगा, होपफुली हम उसमें अपना सेकंड यूनिट भी शुरू करेंगे। और लेकिन सेकंड यूनिट शुरू करने से पहले ये है कि मैं आपको बता रही हूँ कि मैं आपसे यूनिट 1 से रिलेटेड क्वेश्चनिंग कर सकती हूँ, तो बी प्रिपेयर्ड। और जो बच्चा मुझे जवाब नहीं देगा, फिर ये कॉन्सिक्वेंसेस के लिए वो रेडी रहे। सो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।